हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। अब तक हम लोग ने इस बोर्ड में प्रोग्रामिंग करना सीखा था, बट आज हम इस बोर्ड के बारे में भी जानेंगे। संगी संगी जो चिप है ना, इस चिप के बारे में जानेंगे। और ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम एक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ काम नहीं करते, ठीक है। उसमें हम सिर्फ इस चिप के साथ काम करते हैं। इसलिए इस चिप के बारे में जानना, इस चिप की कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये बोर्ड बनाई है ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है। ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाई है। अब ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तरह के चिप्स बनाता है। वो सिर्फ STM32F401 RE नहीं बनाता, बहुत तरह के चिप्स बनाता है। पर हम कौन सा चिप यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो हम कैसे जानेंगे, वो हम कैसे समझेंगे, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और मैं यहाँ पर STM401 RE का मेन पेज में आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, STM हाईली डायनेमिक एफिशिएंसी MCU ARM Cortex M4 कोड विद DSP एंड FPU। तो DSP और FPU इसमें ये इसकी खासियत है। उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ है वो इस इमेज से हमें पता चल रहा है, ठीक है। सिस्टम में हमें क्लॉक कंट्रोल, RTC वगैरह, ये जो ऑसिलेटर वगैरह, ये सब हमें मिल जाती है, जो हमने यूज़ किया था। आपको अगर याद होगा कि हमारे क्यूब ID के अंदर हम ये वाला सिस्टम्स, कनेक्टिविटी, एनालॉग कंट्रोल, ये सारे कॉलम्स थे जिसको हम चूज़ करके ऑन कर रहे थे, वो सब यहाँ पे दी हुई है। जैसे आप देखो कनेक्टिविटी के लिए क्या है, मेरे पास 3 I2C मिल जा रही है, 4 SPI मिल जा रही है, SDIO मिल जा रही है, USB 2.0 OTG मिल जा रही है, USART 3 हमें मिल जा रही है, उसके बाद मॉडेम कंट्रोल मिल रही है। एनालॉग में हमें 12 बिट की ADC 1 मिल रही है, 16 चैनल्स इसमें है, राइट। हमें एक ही ADC थी हमारे पास, याद है ADC वाले वीडियो में। कंट्रोल करने के लिए हमें PWM मिल जा रही है, टाइमर्स मिल जा रहे हैं बहुत, कई 32 बिट्स की 2 टाइमर मिल जा रही है, 16 बिट की 5 टाइमर्स मिल जा रही है, PWM हमें मिल जा रही है। तो ये सारी चीज़ ना क्यों दी हुई रहती है, इन केस इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आप एक कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ। फॉर इंस्टेंस आप एक पंखा बनाओ, जो जैसे आजकल हम लोग के पास वो BLDC वाली फ़ैन मिलती है, इसमें हमारे पास एक ठो ये रिमोट सा होता है। जैसे मेरे पास ये हैवेल्स की मैंने फ़ैन खरीदा, ठीक है। तो इसमें रिमोट दी हुई है, मैं इसमें कुछ भी करूँगा, मैं क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ैन की स्पीड चेंज होगी, है ना। वैसे एटम बर्ग का फ़ैन है और बहुत लोग इस तरह के फ़ैन बनाते हैं। आप चाहते हो आप भी वो फ़ैन बनाओ, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें ये वाला चिप यूज़ करो। क्या इस चिप से आप वो फ़ैन बना सकते हो? आंसर इज हाँ, बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो। लेकिन एक मेन क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा, क्या वो चिप क्या ज़रूरी है, कि इतना भारी भरकम चिप क्या हमारे लिए ज़रूरी है जिसमें DSP वगैरह वगैरह हो। मतलब अब फैन से गाना तो नहीं बनाना ना। तो उस केस में आपको अपने चिप के चॉइसेस वैसी रखनी पड़ेगी जो आपके प्रोडक्ट को जस्टिफाई करे, आपके कॉस्ट को जस्टिफाई करे और आपकी नीड्स को पूरा करे, ठीक है। तो हमारी नीड्स को क्या ये चिप पूरा कर रही है? इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी हाँ कर रही है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट शायद नहीं कर रही है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिएगा, इस बोर्ड का दाम मुझे पड़ा 1800-2000 रुपये, मुझे 2000 रुपये पड़ा, ठीक है। आप रोबू में जाके 1700-1800 रुपये में खरीद सकते हो, लेकिन रोबू इसी चीज़ के चिप को सिर्फ 276 रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, आप 276 रुपीज़ का चिप लेकर आप इसमें प्रोग्रामिंग तुरंत नहीं कर पाओगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके लिए इस बोर्ड में आपको देखिएगा बहुत तरह का कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह लगा हुआ है। अब इनिशियली जब मैं स्टार्ट कर रहा था एम्बेडेड सिस्टम्स में, तो यार ये कैपेसिटर रजिस्टर देख के तो मैं डर जाता हूँ मैं, भाई मतलब ये है क्या, क्यों है, और मैं समझूंगा कैसे कि भाई कौन सा रजिस्टर डालना है, कौन सा कैपेसिटर डालना है। बहुत बार ये सारी चीज़ हमारे कंट्रोल पे नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हो, वो इस बोर्ड के डेटा शीट्स, इस बोर्ड के बोर्ड मैनुअल और उसके जो आपकी जो स्कीमेटिक पिंस की जो डायग्राम होती है, उन्हें फॉलो करके आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे कौन कौन से कैपेसिटर्स लगाने हैं। और जब वो सीख गए ना आप, तो उसके बाद ना आप किसी भी चिप से नहीं डरोगे, फिर आप किसी भी चिप के साथ काम कर सकते हो। चलिए बताता हूँ।
फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये देखिए, ये है मेरे पास एटम बर्ग का अंदर का पीसीबी। मैंने इससे कंपोनेंट्स वगैरह निकाल लिए हैं, ठीक है, मैंने इससे कंपोनेंट्स वगैरह निकाल लिए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर एक IR रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्या है, हमारे मल्टीपल LEDs लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोटर जो है ना, हमारा BLDC मोटर में 3 वायर्स आती है, वो 3 वायर्स यहाँ पे लगती है। हमारे पास एक तरह का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए और भी बड़े बड़े कैपेसिटर्स जो मैंने निकाल दिए, 1000 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स थे, तो वगैरह यहाँ बहुत कुछ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बोर्ड को देख के मैं क्या समझ पा रहा हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें मैं 230 वोल्ट्स AC में डालता हूँ, उसको मैं स्टेप डाउन करता हूँ 2 से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट्स में से स्टेप डाउन करता हूँ, और उसके बाद अपने जो भी सर्किट है उसके अंदर मैं इसे यूज़ करता हूँ। पर आपको पता है, ये जो एटम बर्ग का ये जो PCB है ना, एटम बर्ग की जो फैंस होती है, BLDC फैंस होती है, उसमें STM की चिप्स यूज़ होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इमेज लेके रखा था, ये देखिए, ये जो है ना, अभी मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है। अभी मैंने इस बोर्ड से उसको डीसोल्डर कर दिया, मेरे अंदर रखी हुई है कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसके अंदर STM की 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है, ST की 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है, ठीक है। उसका मैं एक बार देखता हूँ, STM8, हाँ, मैं सर्च करके रखा था, उसमें देखिए 8 बिट की हमारी माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है। ये देखिए, उसकी 16 हर्ट्ज की हमारी ये है। उसको इसके अलावा मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी डेटा शीट की जगह मैं इसकी ये वाली पेज बहुत काम आती है, मैंने फॉर समराइजेशन। अब देखिए इसमें मुझे क्या मिलता है, इसमें मुझे एक 16 बिट की टाइमर मिल जाती है, एक UART लाइन मिलती है, USART भी नहीं है, एक I2C मिलती है, एक SPI मिलती है, 10 बिट की ADC मिलती है, ठीक है। उसमें 3 to 5 चैनल्स रहेंगे डिपेंडिंग ऑन कि उसके लास्ट के ये K3 है क्या या F3 है, ऑलराइट। और कुछ नॉर्मल चीज़ें हमें मिलती है जो है होनी चाहिए। तो देखिए BLDC फैन में हमें ये वाला माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं, ये छोटी सी माइक्रो कंट्रोलर जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस माइक्रो कंट्रोलर का दाम हमने कितना देखा था, 276। अगर मैं बल्क में इसे खरीदता हूँ तो मुझे मोटा मोटी 160 के आसपास पड़ेगा। पर आपको पता है इस माइक्रो कंट्रोलर का दाम कितना है अगर मैं बल्क में खरीदता हूँ तो, क्योंकि हम बल्क में एक परचेस करते हैं, राइट, ओनली $0.24। $0.24 को आप समझ लीजिए लेस देन 20-30 रुपये, 20-30 रुपये ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 20-30 रुपये का माइक्रो कंट्रोलर इसमें यूज़ हो रहा है, जबकि इसमें आप पकड़ लो कि इसका दाम होगा मोटा मोटी वही 200 नहीं, 200 या 150 के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या सीखनी है, हमें सीखनी है कि हम इस तरह के बोर्ड में काम कैसे करें, कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एक LED कंट्रोलर है, ठीक है, LED कंट्रोलर है। ये LED कंट्रोलर बड़े बड़े लाइट सोर्स करने के लिए यूज़ होती है। बहुत तरह के लाइट, जो बिल्डिंग्स में लाइट लगती है ना, उसमें ये कंट्रोलर यूज़ होती है, और बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस वीडियोस LED के माध्यम से चला देता है। पर इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स नहीं बोलूँगा, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स जो मुझे चाहिए वो नहीं है। अब बात है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ, इसका जो प्रोड्यूसर है उससे बात कर सकता हूँ, मैं बोलूँ कि मेरे को ये फीचर वाले चाहिए, ये फीचर वाले मुझे दो या फीचर डाल के दो, वो एक ऑप्शन है। बट ये बनी है चाइना में, अब मैं नहीं चाहता हूँ भाई मैं कि चाइना में जाकर मैं उससे करूँ, मैं चाहता हूँ मैं खुद से बनाऊँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं खोल कर, मेरी रिसर्च चल रही है, मैं ऐसे बस दिखा रहा हूँ आपको। इसे खोल कर हम क्या करते हैं ना, इसे फोटोज़ वीडियोज़ में बना के रखा हूँ। तो इसमें क्या होता है आप देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए 2 तरह का पावर है मेरे पास। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक ये पावर DC जैक है, 5 वोल्ट्स की DC जैक है, और ये हमारी 24, ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 वोल्ट्स DC, और यहाँ पे 24 वोल्ट्स और ग्राउंड दी हुई है। तो देखिए हमारी ये 5 वोल्ट्स DC 24 ग्राउंड दी हुई है, ठीक है। ये हमारा एक MCU है,
ये इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है। अब इस माइक्रो कंट्रोलर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, लोग रेजिन डाल के नाम उखाड़ देते हैं, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अगर पता है कि मेरी मेन गोल क्या है, मेन टास्क क्या है, तो मैं कोई भी माइक्रो कंट्रोलर लगा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू जो टास्क मुझे करनी है वो। ठीक है, मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक टाइमर दिख जाती है, यहाँ पे एक SD कार्ड रीडर दिख जाती है, उसके साथ हमें कैपेसिटर्स वगैरह दिख जा रहे हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक LM237 मिल रही है, एक तरह का हमारा पावर कंट्रोलर है, मतलब कि जितना वोल्टेज कंट्रोलर है एक तरह का, मतलब यहाँ कितनी वोल्टेज जानी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक LED मॉड्यूल मिल रही है। उसके बाद ये जो हमारी चिप्स है ना, 1 2 3 4, ये LEDs को कंट्रोल कर रहा है। एक चिप यहाँ पे 8 आउटपुट्स है, तो एक चिप 2 LED को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे पता कैसे चला? तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि इन बोर्ड्स को निकालते हैं। इन बोर्ड्स को निकालने के बाद एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है, एक तरह का फ़ोन लेते हैं, फ़ोन के टॉर्च को ऑन करते हैं, कैमरा को ऑन करते हैं, उसे जूम करते हैं, जूम करके इसके पार्ट नंबर पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इस फोटो में तो ये चीज़ हट जा रहा है, लेकिन जब मैं सामने से जूम करता हूँ ना, तो पार्ट नंबर जैसे मेरे को इस चीज़ में दिख रही है, देख रहे हो? फिर उसे निकालते हैं, उसे रिसर्च करते हैं कि वो क्या है, वो क्या करती है, उसका डेटा सीट निकालते हैं। उसके डेटा सीट में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए होते हैं, जैसे कि ये जो कैपेसिटी यहाँ पे आप जो देख रहे हो, उसका ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हो, सपोज कि इसके आसपास ये कैपेसिटर्स देख रहे हो, तो कैपेसिटर्स ये डेटा सीट में ही दी हुई है कि ये कैपेसिटर्स वहाँ पे लगाओ। ठीक है, यहाँ पर भी ये इसी में दी हुई कि कैपेसिटर्स लगाओ। अब देखिए कैपेसिटर्स जब लगी हुई होती है तो उसका मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखिए सपोज कि ये कैपेसिटर यहाँ लगी हुई है ना, यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे कैपेसिटर लगी हुई है, यहाँ से कैपेसिटर लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये किसी तरह का पावर पिन है। ठीक है, इसमें किसी तरह का पावर जा रहा है। और ये जो कैपेसिटर है, जैसे C6 है, C4 है, C5 कैपेसिटर्स है, इसे हम डीकपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। और डीकपलिंग कैपेसिटर क्या होता है? डीकपलिंग कैपेसिटर ये होता है कि सोचिए कि आपके माइक्रो कंट्रोलर है, अगर आपने इसे पावर दिया तो पावर आया, अब पावर निकाला तो पावर चला गया। लेकिन क्या माइक्रो कंट्रोलर के लिए बढ़िया है कि आप एक बार में पावर निकालो, एक बार में पावर डाल दो? माइक्रो कंट्रोलर पागल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या डीकपलिंग कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं कि वो कुछ एनर्जी स्टोर करके रखे, और जब हम पावर निकाल दे तो वो धीरे धीरे बंद हो। जैसे आपके घर में अगर LED बल्ब है, तो LED बल्ब में क्या होता है कि आप देखते हो कभी आप ऑफ करते हो धीरे से बंद होता है, ना कि तुरंत बंद हो जाता है। उस पर भी कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं जो उसके एनर्जी को धीरे धीरे करके बंद करती है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सेफ रहे। जितने भी आप सामान यूज़ करते हो, हर चीज़ में कोई ना कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है अकॉर्डिंग कि वो सामान क्या करना चाहता है। अब जाहिर सा बात है कि मैं 1000 रुपये का माइक्रो कंट्रोलर एक सिंपल मे बी टाइमर स्विच बोर्ड में तो नहीं लगा दूंगा। टाइमर स्विच बोर्ड क्या होता है? सपोज कि आजकल हम लोग जब इलेक्ट्रिक कोई सामान रखते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह रखते तो उसे हमें चार्ज करना पड़ता है, लेकिन चार्ज भी हम चाहते हैं कि इतना देर ही चार्ज हो, फॉर 8 घंटे चार्ज हो। तो आजकल बहुत सारे हमारे पास टाइमर वाले ये सॉकेट मिल जाते हैं। उसमें क्या है कि हम टाइम सेट करेंगे 8 घंटा, तो हम रात भर लगा देंगे, 8 घंटा चार्ज होगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। अब इस तरह के सिंपल टास्क करने के लिए अब मैं इतना हाई फाई माइक्रो कंट्रोलर तो यूज़ नहीं करूँगा, मैं तो कोई करूँगा जो मेरा प्राइस को जस्टिफाई करता है, तो उस माइक्रो कंट्रोलर को मैं यूज़ करूँगा, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चिप के साथ कैसे काम करें, चिप का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, क्योंकि ये चिप ही ना अल्टीमेटली इस तरह के प्रोडक्ट में तब्दील होता है। ठीक है, इसको लेकर एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया है, इसका बंदे का नाम है फिल सालमनी, ये जर्मनी का है, और ये इस बंदे ने बहुत अच्छा समझाया है, मैं भी इसी से सीखा हूँ। ठीक है, तो इसके यहाँ पे कुछ 2-3 घंटे के वीडियोज़ है जिसमें इसने समझाया है कि किस तरीके से हम KiCad नाम का एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम PCB डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें आप किस तरीके से एक अपना STM32 को लेकर आप एक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। ये बंदे ने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, बट हाँ, इस बंदे का बात को समझने के लिए बहुत सारा प्रीरिक्विजिट्स चाहिए होता है, तो उस केस में अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस बंदे ने बहुत अच्छे वीडियोस बना के रखे हैं इसमें, पर ये कोई भी बिगनर टॉपिक को नहीं छू रहा है। ऑलराइट, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इस चीज़ को जानने के लिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि फिल्स लैब
फिल्स लैब के चैनल को जाके देखे, बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। वहाँ पे जाकर मैं भी इससे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मुझे सब पता है, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को इससे मिलती है। इसके बहुत सारे कोर्सेज भी है, पर कोर्सेज वगैरह लेने की जरूरत नहीं, इसके सिर्फ यूट्यूब चैनल को देखे, कोर्स बहुत महंगा है इसका ठीक है। तो यस, तो यही मुझे आज बात करनी थी कि हमने अब तक सिर्फ प्रोग्रामिंग किया, इस बोर्ड में प्रोग्रामिंग किया, लेकिन हम जब प्रोडक्ट में बढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना कि इस पूरे चीज़ से, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा, और कहीं ना कहीं आपको हिंट भी मिल गया कि मैं करने क्या वाला हूँ अगले कुछ वीडियोज़ में। मे बी तुरंत नहीं करूँगा, मे बी कुछ मंथ्स के बाद लाऊंगा उस तरह के वीडियोज़, लेकिन मैं भी लाऊंगा। मैं फिल्स जो बता रहा है ना आपको, मुझे पता है कि उसने बताया, बहुत अच्छा चीज़ बताया, लेकिन उस तरह से बताया जहाँ पे एक बिगनर को बहुत दिक्कत होगा। आप सोचो अगर मैं ये जो फिल बता रहा है उसे मैं इतने आसान तरीके से आपके पास ले आऊं कि आप कोई भी सर्किट उठा के काम कर पाओ, मैजिकल नहीं होगा? होगा ना? मेरी वो इंटेंशन है। मेरी इंटेंशन ये है कि मैं बच्चे को एनेबल कर दूं कि वो खुद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना पाए, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय, टेक केयर।